आजकल के दौर में कभी कभी पेरेंट्स का भी प्रेशर होता है बच्चों के ऊपर, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। तो इस प्रकार के बच्चे को आप क्या सजेस्ट करना चाहिए? अगर हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करें तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यही बोलता है, जो भी एनर्जी हम यूनिवर्स में देंगे वो ही एनर्जी मेरे पास वापस आएगी। चाहे मैं पॉजिटिव बोलूंगी, पॉजिटिव सोच रख। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बेसिक टेक्निक्स और बेसिक नीड क्या है? और आपको ये सीढ़ी चढ़नी है, उतरनी है, चढ़नी है, उतरनी है, और आपको चढ़ते उतरते आपको नींद आ जाए। आपने जो ट्रेनिंग की है उस ट्रेनिंग में विद्यार्थियों और स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या टेक्निक्स हैं जो उनको उनकी लाइफ में सहायता कर सकते हैं? बात करते हैं अगर महाभारत की भी, तो अभिमन्यु ने चक्रव्यूह को भेदना कैसे है या प्रवेश कैसे करना है वो अपनी मदर इन द वूम में ही सीख लिया था। आपका बच्चा पढ़ने में अच्छा नहीं है तो आप और ज्यादा बोलोगे, अरे तुम देखो बगल वाला बच्चे के कितने मार्क्स आ गए, उनके बेटे के देखो कितने अच्छे परसेंटेज आते, तुम्हारे क्यों नहीं आते। हमें हमेशा एक ये माइंडसेट है। नमस्कार, 91.2 NIVH हलोदून में मैं अमित रंजन, और आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में कुछ खास विशेषज्ञ उपस्थित हैं, मैडम सुनिष्ठा सिंह एंड कुणाल सर। तो आज हम इन दोनों विशेषज्ञों के साथ जानना पसंद करेंगे कि आखिर हमारा जो सोसाइटी है वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर कैसे वर्क करता है। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले सर और मैम का स्वागत करते हैं। मैम, आप दोनों का स्वागत है हमारे स्टूडियो में। थैंक यू सर। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप दोनों ने ये फील्ड लॉ ऑफ अट्रैक्शन और प्राणिक हीलिंग का ही क्यों डिसाइड किया? सर, बाय प्रोफेशन तो मैं कंपनी सेक्रेटरी हूँ, और कॉर्पोरेट वर्ल्ड में इतने टाइम तक जॉब करने के बाद 10 साल के बाद मुझे लगा कि लोगों के पास समस्याएं बहुत है बट उनका निवारण नहीं है। तो शायद समस्याओं का निवारण ढूंढने के लिए, मैं पहले तो ये बोलूँगी कि खुद की समस्या का निवारण ढूंढने के लिए मैं इस फील्ड से जुड़ी। जब हम खुद अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे तो शायद हम दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। तो जब मुझे लगा कि हाँ, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हुई और कैसे सॉल्व हुई ये मैं और लोगों को भी सिखा पाऊँ, तब मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोचिंग से जुड़ी हूँ। और अब मैं लोगों को लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताती हूँ, उसकी कोचिंग देती हूँ कि कैसे वो भी अपने जीवन में, अपने लाइफस्टाइल में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करें और पूरा लाभ उठाएं। मतलब ये ज़िंदगी जो उन्हें मिली है ना, पूरा इंजॉय कर पाएं उस लाइफ को, ना कि परेशान होए और चीज़ों को लेकर रोएं। इसलिए बिल्कुल, हमारा समाज है वो लेडीज़ फर्स्ट समाज है। तो सर से अब जानने का प्रयास करते हैं कि सर, आपने इस फील्ड को क्यों ज्वाइन किया? सर, मेरा बर्थ ही कहीं ना कहीं इंक्लिनेशन रहा है, और मैं ऐसा मानता हूँ कि हमारे जीवन में हर कोई भी व्यक्ति हो, उसका बाय बर्थ एक इंक्लिनेशन होता है। जो संस्कार हमें माँ बाप से मिलते हैं, अपने पूर्वजों से मिलते हैं, दादी दादा से मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं मेरे जीवन में भी मेरे दादी दादाजी का जो संस्कार दिए गए हैं, माता पिता के जो संस्कार दिए गए हैं, तो उनका काफ़ी प्रभाव रहा है। तो पूजा पाठ का प्रभाव तो घर में पहले से ही था, लेकिन उसके बाद जब धीरे धीरे इन विषयों की तरफ मेरी रुचि बढ़ी, मैंने देखा कि लोग कर रहे हैं, तो मुझे काफ़ी अट्रैक्टिव लगते थे। तो अपनी टीन एज में जब मैंने टैरो कार्ड रीडिंग के बारे में पहले सुना और सिग्नेचर एनालिसिस, पामिस्ट्री के बारे में जाना, तो काफ़ी इच्छा हुई। तो कहीं ना कहीं लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्सपर्ट हमारे साथ बैठे हुए हैं, तो मैंने कहीं से कोचिंग नहीं ली थी, ना ही टैरो कार्ड रीडिंग की, ना ही पामिस्ट्री की, ना ही मैंने सिग्नेचर एनालिसिस की। तो कहीं ना कहीं लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ही एक सिद्धांत मेरे साथ वर्क किया कि जो मैं चाहता था मैंने उसको कहीं ना कहीं अपने जीवन में चाहा, दिल से चाहा कि मैं उसको प्राप्त करूं और सीखूं और उस नॉलेज को गेन करूं और मैं लोगों को बता सकूं और उस इन्फॉर्मेशन को गैदर करके कि सोसाइटी को अच्छा दे सकूं। तो बिना सीखे, बिना किसी की गाइडेंस के मैंने उस हुनर को यूनिवर्स की एनर्जीज के थ्रू अपने अंदर उतारा और सक्सेसफुली, प्रोफेशनली, बिना कहीं इंस्टीट्यूशन के सीखे सिग्नेचर एनालिसिस, पामिस्ट्री और टैरो कार्ड रीडिंग मैंने पहले प्राइमरी लेवल पे करा भी है। उसके बाद मैंने टैरो कार्ड रीडिंग सीखा है, फिर मैंने प्राणिक हीलिंग सीखा है, और उसके बाद बहुत सारे ऑकल्ट साइंसेस के कोर्सेज सीखे भी हैं। बिल्कुल सर, वैसे भी कहा जाता है प्राणिक हीलिंग और योगा, अर्थात आप उसे चाहे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के रूप में ले लीजिए या माइंड एंड बॉडी यूनिटी के रूप में ले लीजिए, तो हम कुल मिला के कह सकते हैं पहले इस्तेमाल करो और फिर विश्वास करो। आगे हम चलते हैं मैम और सर के साथ कि मैम, ये आखिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्राणिक हीलिंग से किस प्रकार से जुड़ा हुआ है और ये है क्या चीज़?
चाहे लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो, प्राणिक हीलिंग हो, या जो भी मोडालिटीज़ के हम बारे में बात कर रहे हैं, ये टैरो कार्ड की अगर बात हुई है, पामिस्ट्री की बात हुई है, ये सब एनर्जी लेवल की बात हो रही है। तो विच इज़ बियॉन्ड द फिजिकल एग्जिस्टेंस, जो हमारे फिजिकल एग्जिस्टेंस से बाहर है, दैट इज़ द एनर्जी जब वहाँ पे वर्क करती है। तो जब हम कोई भी चीज़ चाह रहे हैं, मतलब प्राणिक हीलिंग से मैं चाह रही हूँ कि मैं हील हो जाऊँ, मेरी कोई भी परेशानी या मेरा कोई भी डिजीज़ है वो ठीक हो जाए, तो वो एनर्जी लेवल पे मेरे साथ वर्क कर रहा है। और अगर हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करें तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यही बोलता है, जो भी एनर्जी हम यूनिवर्स में देंगे वो ही एनर्जी मेरे पास वापस आएगी। चाहे मैं पॉजिटिव बोलूंगी, पॉजिटिव सोच रखूंगी, या मैं पॉजिटिव अपने चीजें करके लोगों को इन्फ्लुएंस करूंगी, तो वो पॉजिटिविटी कहीं ना कहीं से मेरी तरफ आएगी। अगर हम इसको ऑपोजिट करेंगे तो वो भी हमारे पास अट्रैक्ट होगा। तो दोनों चीजें, चाहे प्राणिक हीलिंग हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो, या जो भी मोडालिटीज हो जो एनर्जी लेवल पे वर्क कर रही है, दे आर सेम बिकॉज दे आर वर्किंग ऑन द एनर्जी लेवल, नॉट ऑन द फिजिकल लेवल। जी बिल्कुल। कहते हैं कि जब इंसान के अंदर से पॉजिटिव वाइब्रेशन और नेगेटिव वाइब्रेशन निकलता है तो उसके साथ उसका ऑरा जुड़ा होता है। तो चलिए हम अपने एक्सपर्ट से ही जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये ऑरा क्या है जो सोसाइटी के अंदर और उसके एनवायरनमेंट के अंदर उसकी पोजीशन, उसकी प्रेजेंस को दर्शाता है। सर बेसिकली ऑरा एक ऐसा फील्ड है जो कि आपके चारों ओर क्रिएटेड होता है। बेसिकली लॉ ऑफ नेचर लेवल वॉल्यूम 1 जो जिसका मैं ट्रेनर हूँ बेसिकली, ऑथराइज्ड बाय ऑल इंडिया योगवेदा प्राणिक हीलिंग फाउंडेशन ऑफ तिरुपति। तो वहाँ से हमने ट्रेनिंग की है बेसिकली, और वहाँ से जो हमें बताया जाता है बेसिक ऑरा की जो बारे में, तो दैट इज एक्सटेंड फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड द बॉडी एंड दैट इज कवर्ड ऑल अराउंड द बॉडी। अगर हम एक कॉमन मास को समझाने के लिए बात करें या लोकल लैंग्वेज में, जिससे कि इजी हमारे व्यूअर्स को समझ में आ जाए, तो जो हम सोच रहे हैं, जो जीवन में अप्लाई कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उसका प्रभाव हमारे ऑरा पे पड़ता है और ऑरा का प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता है। तो ऑरा एक ऐसा एनर्जी फील्ड है जो कि आपके चारों ओर आपके हमेशा उपस्थित रहेगा। जब बेबी वूम में होता है तो भी उसका एक ऑरा है, और जब एक व्यक्ति एजेड है तब भी उसका एक ऑरा है, डिपेंडिंग अपॉन द फिजिकल एबिलिटी या उसकी इमोशनल एबिलिटी या उसकी साइकोलॉजिकल या उसकी स्पिरिचुअल एबिलिटी के हिसाब से वो चेंज होता रहता है। तो एक ऐसी एनर्जी फील्ड है ऑरा जो कहीं ना कहीं उसकी लाइफ में बहुत ज्यादा प्रभाव डालता है। बिल्कुल सर। कहते हैं योग ही आनंद है, योग ही ध्यान है, और योग के पीछे यदि अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया तो वही मानव मात्र का प्राण है। आगे चलते हैं, हम जानते हैं मैम से कि मैम, हमने जब प्राणिक हीलिंग और अपने रैकी, उसके साथ साथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर बातचीत किया, तो हमारी बॉडी के अंदर भी कुछ चक्रास होते हैं, जिन चक्रास से हमारे अंदर का वाइब्रेशन, नेगेटिव और पॉजिटिव वाइब्रेशन बाहर एनवायरनमेंट को पुश किया जाता है। तो हमारी बॉडी में ऐसे कौन से 2 चक्रास हैं जो इन दोनों वाइब्रेशन को कंट्रोल करते हैं और पूरे चक्रास पे भी उसका कंट्रोल हमेशा रहता है? हमारा सबसे इम्पोर्टेंट होता है हमारा बेसिक चक्रा। बेसिक चक्रा हमारा सर्वाइवल का चक्रा है, जिससे हम सर्वाइव करते हैं। मतलब जो अब हम धरती पर आए हैं तो हमें हर चीज़ चाहिए सर्वाइवल के लिए, तो वो उसी सर्वाइवल की एग्जिस्टेंस के लिए हमारा बेसिक चक्रा होता है। उस चक्रा से ही हम अपने सर्वाइवल में आगे बढ़ते हैं। और दूसरा इम्पॉर्टेंट चक्रा होता है हार्ट चक्रा। हार्ट चक्रा हमारा इमोशंस का चक्रा है, जो हमें कनेक्टेड करता है लोगों से, कनेक्ट करता है जो भी हमारे इर्द गिर्द हैं, और जो भी हमारी प्यार वाली भावना है, माफ़ करने वाली फीलिंग्स हैं, वो सारी हमारे हार्ट चक्रा में होती है। तो मुझे ये लगता है कि हमारे बेसिकली 2 चक्रा, बेसिक चक्रा और हार्ट चक्रा, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चक्रा है हमारी बॉडी में। वैसे तो हमारी बॉडी में 7 चक्रास होते हैं। जो हार्ट से ऊपर के चक्रा होता है वो हमारी स्पिरिचुअलिटी के लिए इंपॉर्टेंट होता है। जब हम स्पिरिचुअली आगे बढ़ते हैं तो हमारे ऊपर के चक्रा ओपन होते हैं। बट जब तक हमारा बेसिक चक्रा स्ट्रांग नहीं होगा तब तक हम इस लाइफ में एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे। बहुत अच्छी जानकारी दी मैम ने। और साथ में हार्ट चक्रा के साथ साथ एक सहस्रामा चक्रा भी होता है, जो ये चक्रा हमारे पूरे जो अदर 6 चक्रास हैं। तो हम चलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर। हमारे साथ जो हमारे एक्सपर्ट हैं वो आपको बताएंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बेसिक टेक्निक्स और बेसिक नीड क्या है।
सब बेसिक टेक्निक की अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स हैं जो हम अप्लाई करके लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपनी लाइफ में ला सकते हैं, मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन से चीज़ें अट्रैक्ट कर सकते हैं। बट जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन स्टार्ट करते हैं तो मैं ज़्यादातर लोगों को बोलती हूँ एक बेसिक टेक्निक करने के लिए जिसको हम विजुअलाइजेशन बोलते हैं, कि आपको क्या करना है, जो चीज़ आपको चाहिए वो आज ही आप विजुअलाइज कर लो, वो आपके पास है, आज ही आप उस चीज़ को मान लो। क्योंकि क्या होता है, जब हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये चीज़ बता देते हैं कि ये चीज़ मेरे पास है, तो वो आपके लिए फिर वो चीज़ें करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि उसको लगता है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड ऐसा है कि उसको ये नहीं पता कि क्या है क्या नहीं है, उसको ये नहीं पता क्या सही है क्या गलत है, क्या मैंने बोला चाहिए क्या मैंने बोला नहीं चाहिए, वो सब कुछ सुनेगा। आप कई बार बोलोगे ना, अरे मैं लेट ना हो जाऊं, और वो आपको लेट ही कर देगा वहां जाने के लिए, क्योंकि सबकॉन्शियस को नहीं पता कि इसने नहीं बोला है, इसने हाँ बोला है, इसने अच्छा बोला है, इसने बुरा बोला है। तो आपको क्या करना है, जो भी चीज़ आपको चाहिए उसका आप विजुअलाइजेशन कर सकते हो जी। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है जो मैं सबको बताती हूँ कि उनको करनी चाहिए अगर वो अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इन्हांस करना चाहते हैं। एक होती है क्लाइंबिंग द लैडर टेक्निक। आपको उसमें क्या करना है, जब भी आप रात को सोएंगे तो सोने से पहले आपको एक सीढ़ी विजुअलाइज करनी है। सीढ़ी है ये, स्टेयर केस नहीं है जो नॉर्मली हम अपने घर में यूज करते हैं, ये एक जो बैम्बू की हमारी सीढ़ी होती है, हम वो विजुअलाइज करेंगे। आंखें बंद करके लेट जाएंगे, वो विजुअलाइज करेंगे। सीढ़ी हमें पता ना, सीढ़ी का टच पता है, कैसी दिखती है वो सीढ़ी, कैसी टच करने पे लगती है। जब मैं उसे अपने लेफ्ट हैंड से पकड़ूंगी तो मुझे कैसा फील आएगा, फिर राइट हैंड से पकड़ूंगी तो कैसा फील आएगा, जब अपना लेफ्ट पैर रखूंगी तो कैसा फील आएगा, राइट पैर रखूंगी और फिर उसे चढ़ूंगी। और आपको ये सीढ़ी चढ़नी है, उतरनी है, चढ़नी है, उतरनी है, और आपको चढ़ते उतरते आपको नींद आ जाए, आप पूरी नींद की अवस्था में चले जाएं। ये प्रोसेस आपको करनी है। ये आपको, अब सब लोग बोलते हैं कब तक करना है, ये आपको तब तक करना है जब सच की सीढ़ी कोई आपके सामने लेकर ना आ जाए और बोले चढ़ो इस सीढ़ी पर। तो यहां से आपको क्या पता चलेगा, यहां से आपका बहुत एक स्ट्रांग बिलीव बनेगा कि हाँ, सच में जो चीज मैं विजुअलाइज करके सो रहा था वो चीज मेरे सामने आ गई है। सीढ़ी सच में कोई ना कोई लेकर आ गया और मुझे बोल रहा है कि सीढ़ी पे चढ़ जाओ। तो इससे आपका क्या होगा, एक तो विजुअलाइजेशन स्ट्रांग होगा, बिल्कुल आपको विजुअलाइजेशन आएगा कि कैसे करना है, फील आएगा, उसका उस सीढ़ी का फील पता चलेगा। और उसके बाद जब वो सीढ़ी सच में आ जाएगी तो आपका ट्रस्ट बिल्डअप होगा। तो जब आपका ट्रस्ट होता है बिल्डअप, तब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में और ज्यादा यकीन करेंगे, और ज्यादा चीजों के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करेंगे। तो ये तो एक बहुत बेसिक सी टेक्निक है। बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स हैं जिनको यूज करके हम चीजें, मतलब कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं लाइफ में। जी बिल्कुल, मैम ने बहुत सही कहा। मैम ने कॉन्शियस माइंड के अंदर आपको बताया सच एज द रीजनिंग, इंटेलिजेंसी एंड मेमोरी। हम कुल मिला के कह सकते हैं हमारा जो इंटेलेक्चुअल पावर है वो हमारे विजुअलाइजेशन से ही इंक्रीज होता है। नेक्स्ट जानते हैं मैम, जब हम किसी और के सामने खड़े हैं इस फील्ड के अंदर और हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे काम करना है, हो सकता है कि सामने वाले व्यक्ति का जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पावर है वो हमसे ज्यादा है, या हो सकता है हमसे कम भी हो। तो हम उस समय पे क्या उसी विजुअलाइजेशन फील्ड के ऊपर डिपेंड करेंगे या हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अंदर कोई नई टेक्निक अपनानी चाहिए? सर देखिए, यहाँ पर दो चीज़ें हैं। विजुअलाइजेशन ऐसा नहीं है कि मैं बोल दूंगी तो आप अभी कुछ चीज़ विजुअलाइज कर लेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको हम एक छोटी सी ट्रिक भी बोलते हैं। अभी मैं बोलूँ कि अपने घर में, अपने बाथरूम में रखी हुई बकेट को इमेजिन करो, है ना। कोई होगा जो बिल्कुल इमेजिन कर लेगा, उसको वो बकेट नजर आने लगेगी, बट कोई होगा जिसको नजर ही नहीं आएगी, जिसको इमेजिनेशन या उसका विजुअलाइजेशन इतना स्ट्रांग ही नहीं होगा। तो जरूरी नहीं है कि ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ये पूरा का पूरा विजुअलाइजेशन पे डिपेंड करता है। ये एक और चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज फीलिंग। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है फीलिंग। और नेविल गोडार्ड जो कि एक बहुत बड़े लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच है, उन्होंने कहा है कि फीलिंग इज द सीक्रेट। आप कैसा फील कर रहे हो, मतलब जरूरी नहीं है कि मैं इतनी ज्यादा टेक्निक में जाऊंगी और मैं विजुअलाइजेशन में जाऊंगी। आप उस चीज को फील करो। अगर अभी यहाँ पर ये चीज विजुअलाइज करनी है कि मैं देहरादून में नहीं बैठी हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं शिमला में बैठी हूँ या मैं मनाली में बैठी हूँ, तो उसके लिए मुझे शिमला या मनाली का पिक्चर नहीं सोचना है, मुझे वो ठंड विजुअलाइज करनी है कि वहां ठंडा मौसम होगा, मुझे ठंड लगनी चाहिए, वो फीलिंग मेरे तक पहुंच जानी चाहिए। तो जरूरी नहीं है कि आप किसी भी पर्सन के विजुअलाइजेशन को कंप्लीट करेंगे, आप फीलिंग भी जनरेट कर सकते हैं। ऑफ कोर्स मैम का कहना है कि फीलिंग जनरेट करने से हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बुनियादी स्ट्रक्चर के ऊपर और अपने खुद के विजुअलाइजेशन स्ट्रक्चर के ऊपर भी वर्क कर सकते हैं। साथ में चलिए हम जानते हैं कि सर के पास आते हैं, तो कुणाल सर के पास
सर, आपने जो ट्रेनिंग की है उस ट्रेनिंग में विद्यार्थियों और स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या टेक्निक्स हैं जो उनको उनकी लाइफ में सहायता कर सकते हैं? स्टूडेंट लाइफ में आप इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को किस प्रकार से दर्शा सकते हैं? सर, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा आप सब लोगों को कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसा नहीं है कि वो टीनेजर्स के लिए है या वो एक एजेड के लिए है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन वहाँ से शुरू होता है जब हम कहते हैं ना, जब आप मदर हैविंग अ बेबी इन द वूम, तो वहां से भी एक बच्चे का लॉ ऑफ अट्रैक्शन शुरू हो जाता है, फिर उससे पहले ही शुरू हो जाता है। सही बताऊं मैं आपको, क्योंकि हम कहते हैं कि आप जब बेबी वूम में है तो आप गीता पढ़िए, आप धार्मिक पुस्तकों को पढ़िए, अच्छा कंटेंट सुनिए, अच्छा कंटेंट देखिए, जिससे कि प्रभाव बेबी इन द वूम पे पड़े, तो जो बच्चा है उन गुणों को धारण करते हुए निकले। हम बात करते हैं अगर महाभारत की भी, तो अभिमन्यु ने चक्रव्यूह को भेदना कैसे है या प्रवेश कैसे करना है वो अपनी मदर इन द वूम में ही सीख लिया था जी। तो वो कैसे है, क्योंकि जो माँ परसीव कर रही है वो सारा का सारा ऊर्जा के रूप में बच्चे पे प्रभाव पड़ता है, तो कहीं ना कहीं एनर्जी ट्रांसफर होती है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का प्रभाव इसलिए पड़ता है कि जो हम अगर हम आज की डेट में देखते हैं दिल्ली, एनसीआर या बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज में जो मदर्स हैं, स्पेशली जो वर्किंग मदर्स हैं, उनकी लाइफ सिचुएशन बहुत स्ट्रेसफुल है, तो कहीं ना कहीं स्ट्रेस का प्रभाव भी उन पर पड़ रहा है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी कहीं ना कहीं हेल्प करता है जिससे कि आप उस स्ट्रेस से निकल सकें और अपनी लाइफ में ओवरकम कर सकें। और बच्चे पे भी अगर हम वर्क करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मदद से कि उनकी सही सोच डेवलप हो, और जब सही सोच डेवलप होगी तो तभी हमारा देश आगे बढ़ पाएगा। जब सोच ही दूषित होगी, सोच ही प्रभावित होगी, तो कभी भी हमारा बेटा, बच्चा, बेटी या हमारा कुल या हमारा देश आगे तरक्की नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहले हमारी सोच को सही होना बहुत जरूरी है। तो मदर्स पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, पेरेंट्स पे बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारे आज के टीचर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझकर बच्चों पे काम करें, जिससे कि आने वाली जो नई पीढ़ी है वो पॉजिटिव आउटलुक के साथ अपने जीवन को चलाए जी। क्योंकि जितना नेगेटिविटी लोगों के दिमाग में जो टीवी सीरियल्स हैं या आज की डेट में ओटीटी प्लेटफॉर्म्स इसकी वजह से फैल रही है, उसके लिए बहुत जरूरी है कि जो बेसिक एलिमेंट्री एजुकेशन है उसमें कहीं ना कहीं उनको ये सब चीजें सिखानी चाहिए कि वो अपनी लाइफ को इजीली अपनी ओवरकम कर सके प्रॉब्लम से। नहीं तो उनको बहुत डिफिकल्टीज है आज की डेट में बच्चों को कि वो अपनी लाइफ में ओवरकम नहीं कर पाता। बहुत छोटे छोटे बच्चों को आज की डेट में स्ट्रेस होने लगा है। बिल्कुल, सर ने अभिमन्यु का जिक्र किया। अभिमन्यु की माता जब उसको चक्रव्यूह भेदना सिखा रही थी तो 6 द्वार उसने भेदना सिखा दिया था, लेकिन 7वें द्वार में उसको नींद आ गई थी। कुल मिलाकर सर के हिसाब से हम कह सकते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम है वो बूम टू टूम तक चल सकता है, यानी जन्म से कब्र तक। हम ये कह सकते हैं कि सोसाइटी एक ऐसी पद्धति है जो हमें हर समय कुछ सिखा सकती है, और नॉलेज एक ऐसा विज्ञान है जब हम जन्म लेते हैं जन्म से मृत्यु पर्यंत तक हमारे साथ जुड़ा रहता है। अब हम सर से ये जानना पसंद करेंगे कि आजकल के दौर में कभी कभी पेरेंट्स का भी प्रेशर होता है बच्चों के ऊपर, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो उनका मन पढ़ने के अलावा कहीं और लगता ही नहीं। कई बार तो उन्हें टीचर्स भी कहते हैं कि तुम थोड़े से खेल लिया करो, घूम घाम के आओ, लेकिन उस बच्चे का मन खेलने कूदने में नहीं लगता, उस बच्चे का मन केवल पढ़ने में लगता है। तो इस प्रकार के बच्चे को आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? सर, 2 चीजें इसमें मैं शेयर करना चाहूंगा। मैं मैम के साथ तब एसोसिएट हुआ था जब मैं खुद एक स्टूडेंट था जी। तो कहीं ना कहीं आई वॉज डूइंग कंपनी सेक्रेटरी कोर्स अंडर गाइडेंस ऑफ मैम, एंड मैम इज अ कंपनी सेक्रेटरी, और बहुत सारे एजुकेशन क्वालिफिकेशन एकेडमिक्स मैम के पास है। तो हमने कोर्स जब शुरू किया तो कहीं ना कहीं जो इंस्टीट्यूट जो मैम रन कर रहे थे उसमें भी हम लोग रिक्रिएशनल एक्टिविटीज रेगुलरली रखते ही थे। जैसे कि टाइम टू टाइम जो एक प्रोफेशनल स्टडीज में CA, CS, CWA में जो स्ट्रेस होता है स्टूडेंट्स के लिए, वो हेल्पफुल हो उन रिक्रिएशनल एक्टिविटीज से स्ट्रेस से ओवरकम करने में। और पर्सनली जो एक्सपीरियंस रहा है वो मैं अपना ही शेयर कर सकता हूँ, बट जो स्टूडेंट्स के साथ एक्सपीरियंस रहा है वो मैम मुझे लगता है ज्यादा अच्छे से बता सकते हैं कि मैम इतने सालों से कहीं ना कहीं अननोइंगली पहले से और अब नोइंगली स्टूडेंट्स के साथ जो वर्क कर रही है एज अ कैरियर काउंसलर या लाइफ कोच और एज अ लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्सपर्ट, तो मैम के क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं औरों के साथ वो ज्यादा अच्छे से मुझे लगता है बता सकते हैं। सो प्लीज मैम से ही हम जानने का प्रयास करते हैं कि मैम उस प्रकार के जो स्टडी से रिलेटेड बच्चा है और पेरेंट्स का रुझान है कि मेरा बच्चा खेलता नहीं है, या टीचर्स का रुझान है उसकी तरफ कि मेरा बच्चा केवल पढ़ने में ध्यान देता है, तो उस बच्चे को आप कैसे काउंसलिंग करेंगे या उसको कैसे गाइड करेंगे? सर, एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप किसी बच्चे को जो पढ़ नहीं रहा है उसको आप पढ़ा नहीं सकते जी, है ना, और जो पढ़ रहा है उसको आप मना नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्या है, जो अपनी खुद की रुचि है इंसान की, वो सबसे इम्पोर्टेंट है।
और हमारा ना जो ब्रेन होता है ना वो ऐसे डेवलप हो जाता है, जैसे अभी हम कॉन्शियस सबकॉन्शियस की बात कर रहे थे, तो जो कॉन्शियस ब्रेन है वो भी कंटिन्यूसली सेम एक्टिविटी को करते करते डेवलप हो गया है और उसको वही एक्टिविटी करना अच्छा लग रहा है और वो वही एक्टिविटी करेगा जी। ऐसा नहीं होगा कि आप किसी एग्जाम्पल लेते हैं कि कोई बच्चा एक प्रॉब्लम को कंटिन्यूसली सॉल्व कर रहा है, कोई मैथमेटिकल प्रॉब्लम है उसको कंटिन्यूसली सॉल्व कर रहा है, कंटिन्यूसली उसको उसका आंसर पता चल गया है और वो उसमें एक्सपर्ट हो गया है। अब उसको दोगे तो वो फटाफट कर देगा और वो शायद सॉल्व भी ना करे, आपको आंसर बता देगा। तो यहाँ पर क्या है, उसने कॉन्शियस को ट्रेंड कर लिया है इसी तरह से। तो अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है तो दैट मीन्स उसके कॉन्शियस में पढ़ाई के इम्प्रिंट स्ट्रांग है और वो खुद से डेवलप होते हैं, ये कोई डेवलप नहीं कर सकता। कुल मिला के मैम का कहना है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कंसंट्रेशन के सस्टेनेबिलिटी पे डिपेंड करता है। बिल्कुल। हम आगे चलते हैं, मैम से एक और क्वेश्चन करते हैं कि मैम जब कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं बड़े आलसी टाइप के होते हैं, कोई काम करना पसंद नहीं करते, कभी पेरेंट्स की तरफ से कुछ कंप्लेंट्स आती है कि मेरा बच्चा है वो पढ़ता नहीं है, और कभी टीचर्स कहते हैं कि अरे वो तो टाइम पे स्कूल नहीं आता, टाइम पे हमारे बताए हुए होमवर्क को नहीं करता, तो उस बच्चे का ध्यान हम स्टडी की ओर कैसे अट्रैक्ट करें? यहाँ पर क्या है, जो आप एग्जाम्पल दे रहे हैं कि बच्चे का मन नहीं करता या वो लेजी है, तो मैं सबसे अभी जैसे हमने पहले भी ये बात डिस्कस करी है कि जब भी कोई भी अट्रैक्शन, मतलब जो आकर्षण का सिद्धांत है, वो उसके लिए काम कर रहा है जो उस चीज को आकर्षित करना चाह रहा है। मुझे पता है कि मैं घर के बिस्तर पे बैठी हूँ और मैं लेट हो जाऊंगी, तो मैं लेट हो ही जाऊंगी, और वो बच्चा भी पता है, वो आराम से सो रहा होगा, उसको पता होगा कि स्कूल का टाइम हो गया, अरे स्कूल में बेल बज गई होगी, बट वो लेट इसीलिए हो रहा है क्योंकि वो उसको पता चल गया है कि मैं लेट होता हूं और मुझे लेट होना ही है। मैं टाइम पे भी जाऊंगा ना तो भी मैं टाइम पे नहीं पहुंच जाऊंगा, मुझे ट्रैफिक मिल जाएगा, मेरी साइकिल में प्रॉब्लम हो जाएगी, मैं पहुंचूंगा नहीं, क्योंकि उस बच्चे ने भी वो चीज को क्या करा है, डेवलप करा है। जैसे एक पढ़ने वाले ने डेवलप किया, वैसे एक लेजी पर्सन ने भी कुछ ना कुछ चीजें अपने दिमाग में डेवलप कर ली होगी। तो इसके लिए हम बच्चों के अंदर ये सारी हैबिट्स डाल सकते हैं कि आपको लेजीनेस, ये लेजी नहीं बनना है, एक्टिव बनना है। तो यहाँ पर एक छोटी सी टेक्निक बताऊंगी जिसको हम बोलते हैं वाटर टेक्निक। तो वाटर टेक्निक क्या होती है, जब भी आप कोई, अच्छा आपके बच्चे बॉटल ले जाते होंगे, वाटर बॉटल्स ले जाते हैं ना, तो आप क्या कर सकते हैं, रात को उनका वाटर बॉटल फिल करके उसके ऊपर ऐसे स्टिक ऑन्स लगा दीजिए कि आई एम एक्टिव, आई एम पंक्चुअल, आई एम स्ट्रांग, आई एम हार्ड वर्किंग। जो भी चीजें, जो भी एफर्मेशन आप चाहते हैं कि आपके बच्चे के अंदर आ जाए, वो चीज आपको उसकी वाटर बॉटल में लगा के रात को पानी भर के रख दीजिए। और इस पूरे पॉजिटिव, मतलब बीइंग अ मदर मैं ये चीज बता रही हूँ कि एक मदर कैसे इस चीज को कर सकती है। तो वो क्या करे, वो ये चीज करे और अपने बच्चे को भी दिखाए कि ये जो चीज है, ये जो एफर्मेशन हमने आपकी वाटर बॉटल में लिखी है, आप ऐसे हो। ना कि अपने बच्चे को ये बोलो, अरे तुम तो बहुत लेजी हो, तुम तो सो के नहीं उठते, तुम तो बात नहीं सुनते, तुम तो ये नहीं अच्छे से करते। ये नहीं बोलना, जो चीज चाहिए वो बोलना है, जो चीज हो रही है वो नहीं कभी बच्चे को बोलना। बच्चे को हमेशा बोलो यू आर वेरी एक्टिव, यू आर पंक्चुअल, यू आर स्मार्ट, जो भी आपको लगता है, यू आर इंटेलिजेंट, यू आर हार्ड वर्किंग। और यही चीज आप वाटर टेक्निक में यूज कर सकते हो। आप उसकी वाटर बॉटल में ऐसे स्टिकर्स लगा दीजिए, और जब भी एटलीस्ट वो बच्चा जब वो पानी पिएगा, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उसका सबकॉन्शियस एकदम ट्रेंड हो जाएगा कि उसको एफर्मेशन समझ में आ जाएगी, बट जब वो पानी पिएगा तो एटलीस्ट उन्हें देखेगा तो कहीं ना कहीं जो उसका सबकॉन्शियस है वो उन चीजों को एक्टिवली अपने अंदर लेकर आएगा कि मैं क्या हूं, मैं स्ट्रांग हूं, मैं एक्टिव हूं, मैं लेजी नहीं हूं। नहीं सर, मैं मानता हूं कि जैसे मैम बता रही हैं, हम कहते हैं संगति का असर व्यक्ति में पड़ता है। तो संगति हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मदद से एक तरीके से एक मदर अपने बच्चे की क्रिएट कर रही है, एक सर्कल क्रिएट कर रही है कि कैसा उसको खाना है, तो उसके लिए मैम कह रही हैं कैसी बॉटल होनी चाहिए। तो वो जो लगातार जिस एनर्जी में वाइब्रेट कर रहा है, माइंड और इमोशन कंटिन्यूसली जिस चीज पे वर्क कर रहा है उसका, तो वही उस पर प्रभाव भी डाल रहा है। क्योंकि सर ये चीज होती है कि हमारा, अगर आपका बच्चा पढ़ने में अच्छा नहीं है तो आप और ज्यादा बोलोगे, अरे तुम देखो बगल वाला बच्चे के कितने मार्क्स आ गए, उनके बेटे के देखो कितने अच्छे परसेंटेज आते, तुम्हारे क्यों नहीं आते। हमें हमेशा एक ये माइंडसेट है कि हम वही बोलेंगे जो ऑपोजिट होगा। हम उसके रिगार्ड में नहीं बात करते कि तुम अच्छे हो, तुम होशियार हो, तुम कोशिश कर रहे हो, तुम आगे बढ़ रहे हो, तुम कर रहे हो अच्छा। कभी नहीं बोलेंगे तुमसे नहीं होगा, औरों के आ जाएंगे, तुम्हारे नहीं आएंगे, सब अच्छा कर लेंगे, तुम क्या करोगे, है ना। ये सारी चीजें, हमें ये सारी चीजें अपने बीइंग अ पेरेंट, हमें अपने माइंडसेट से ये चीजें निकालनी होगी कि हम अपने बच्चों के आगे क्या वर्ड्स बोल रहे हैं, क्या स्टेटमेंट उनको दे रहे हैं, क्या टैग अपने बच्चे को दे रहे हैं। अगर मैं ही अपने बच्चे को बोल दूंगी कि तुमसे नहीं होगा तो उससे कभी भी नहीं होगा। बिल्कुल, मैम का कहना है कि स्टूडेंट्स के अंदर यदि कोई
खामियां हैं तो पेरेंट्स और टीचर को चाहिए कि उसके अंदर जो पॉजिटिव चीजें हैं उन पॉजिटिव चीजों के ऊपर ध्यान दे करके वो उस बच्चे को मोटिवेट करे, जिससे कि वो अपने लाइफ में बहुत ही अच्छा कर सके और दूसरों के लिए भी एक आइडियल बन सके। साथ में हमारे साथ कुछ ऑडियंस भी हैं, हम चाहेंगे कि हमारे ऑडियंस में से भी 1-2 क्वेश्चन हमारे एक्सपर्ट से पूछे जाएं, जिससे कि इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर थोड़ा और बल मिले। मेरा एक सवाल है, मैं ये जानना चाहूँगी कि मान लीजिए हमें कहीं पर बॉडी पेन है तो क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन से वो ठीक किया जा सकता है? और ना सिर्फ मेरे किसी अपने का, मेरे बच्चों का भी मैं ठीक कर सकती हूँ क्या? ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मैंने आपको वाटर टेक्निक बताई है, आप क्या कर सकते हैं इसी वाटर टेक्निक में, जो आप क्या करिए, एक ग्लास ऑफ वाटर लीजिए, जैसा ऐसा ग्लास लीजिए और उसमें पानी लेकर एफर्मेशन बोलिए, आई एम हेल्दी, आई एम पेनलेस, मतलब आपको पेन की तो खैर नहीं बात हम करते, यहाँ पर कोई भी नेगेटिव टर्म नहीं, आई एम हेल्दी, आई एम फिट, आई एम फाइन। हमें ये सारी एफर्मेशन, ये तो हमें कंटिन्यूस बोलनी चाहिए अपने आप को, और वो पानी में बोलकर आधा पानी पी लीजिए और आधा पानी रख दीजिए सुबह पीने के लिए। और जब आप उस पानी को रखेंगी तो आपको पहले ही ग्रैटिट्यूड दे देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर शायद से हमारा डिस्कशन ग्रैटिट्यूड के बारे में अभी तक नहीं हुआ है। तो मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगी कि जितना ज़्यादा हम आभार व्यक्त करेंगे, चाहे वो शरीर के लिए हो, चाहे वो अपने रिलेशंस के लिए हो, चाहे वो समाज के लिए, उतना ही हमारे को बदले में मिलता है, उतना ही थैंकफुल वो हमारे लिए होता है। आपको कंटिन्यूस शरीर को बताना है कि मैं कितनी धन्यवाद हूँ तुम्हें पाकर, मतलब मैं इतनी ग्रेटफुल हूँ तुम्हें पाकर कि तुम मेरे लिए सारे काम कर रहे हो, सुबह से उठ जाते हो, भागा दौड़ी करते हो, इतना सारी चीज़ें मेरे लिए सुख सुविधा के साधन जोड़ रहे हो। हम ये शरीर को नहीं बताते, हम एक दर्द होगा हम उसे ज़रूर बताएंगे अपने शरीर को, अरे कितना आज घुटने में दर्द है, खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा, बट कभी ये नहीं बताते ना कि इन घुटनों ने कितना ज़्यादा साथ दिया है मेरा। तो जितना ज़्यादा आप अपने आप को ये चीज़ें बताएंगे कि मेरा शरीर कितना अच्छा है, कितना स्वस्थ है, उतना ही ज़्यादा चीज़ें आपके लिए आसान होती चली जाएंगी लाइफ में। तो आपको जो मैं वाटर टेक्निक बता रही हूँ, आपको वो पानी पी के रख देना है। जब हम पानी पियेंगे और हाथ में वो ग्लास होगा तो हम बोलेंगे कि मेरी जो भी सारी समस्याएं हैं वो सॉल्व हो गई हैं, और पीने के बाद रख लेंगे और सुबह उठ के उस पानी को पियेंगे कि मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये इतना अच्छे से काम करता है। अगर आप इस पूरे प्रोसेस को बिलीव करके करेंगे तो यहाँ पर मेरी मदर का जो नी पेन है वो इसी से ठीक हुआ है। मतलब उनको ये इतना ज़्यादा नी में पेन था कि वो भी मुझसे पूछती थी कि तू इतना लॉ ऑफ अट्रैक्शन करती है कि क्या काम करता है। तो मैंने उनको बोला कि आप ये वाटर टेक्निक यूज़ करके देखिए, और वो वाटर टेक्निक उनके लिए बहुत अमेजिंगली वर्क करी। तो आप ये सारी टेक्निक करिए, ग्रैटिट्यूड अपनी बॉडी को दीजिए, और आपकी बॉडी में जहाँ पर भी पेन है, एक प्रेयर होती है, हम उस प्रेयर को भी कर सकते हैं हीलिंग करने के लिए। जैसे अगर प्राणिक हीलिंग है तो उसके लिए तो आपको एक प्रॉपर कोर्स करना पड़ेगा, तभी आप वो हीलिंग सीखेंगे। आप हीलिंग कर सकते हैं, अपनी बॉडी को हील कर सकते हैं, कोई भी बीमारी को, कोई भी दर्द को हील कर सकते हैं। बट अदरवाइज मानिए आपके घुटने में दर्द है, आप अपने घुटने को पकड़िए, बोलिए प्लीज फॉरगिव मी, आई एम सॉरी, आई लव यू, थैंक यू। प्लीज फॉरगिव मी क्यों बोलना है? क्योंकि आपने उससे बहुत काम कराया है। कई बार क्या होता है, हम अपने शरीर का ना खुद ही ध्यान नहीं दे रहे होते हैं। जी, बहुत बार ऐसा हो रहा होता है कि हम खुद अपने शरीर को टेकन एज ग्रांटेड ले रहे होते। चल तो रहा है शरीर, क्या करना है ना, सब कुछ अच्छे से हो रहा है तो क्या करना है, इसकी देखभाल करने की भी क्या जरूरत है। तो उसको प्लीज फॉरगिव मी बोलिए, आई एम सॉरी मैंने तुम्हें बहुत दुख दर्द दिया है, और थैंक यू कि तुमने इतना साथ दिया, और मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, आई लव यू। जितनी ज़्यादा हम ये प्रेयर अपने शरीर पे, अपने ऑर्गन्स पे, अपनी बॉडी पे करेंगे, उतनी ज़्यादा हमारी बॉडी ठीक होती चली जाएगी। तो ये तो आप प्रेयर सबको बताइए कि सब लोग इस प्रेयर को करें, रिलेशंस के लिए करें, बॉडी के लिए करें, हर चीज़ के लिए इसको करें। ये तो बहुत मैजिकली वर्क करती है। मैम, मेरा नाम स्नेहा है और मेरा प्रश्न ये है कि क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो डेस्टिनी के कॉन्ट्राडिक्टरी काम करता है? क्योंकि कहा जाता है कि तुम्हारे भाग्य में होगा तो मिलेगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। तो क्या ये मानता है भाग्य को लॉ ऑफ अट्रैक्शन? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है कि हम अगर एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, टैरो कार्ड रीडिंग, क्योंकि ये सब चीज़ें मैंने भी करी है ना, तो हम बहुत बिलीव करते हैं कि भाई किसी एस्ट्रोलॉजर ने अगर ये बता दिया कि तुम्हारी लाइफ में ये होगा, ये पढ़ेगी तो वो पढ़ेगी, आईएएस बनेगी तो बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी, ऐसा मतलब ये सब चीज़ों पे हम लोग बिलीव करते हैं। तो यहाँ पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन इतना मैजिकल है ना कि आपकी डेस्टिनी को भी बदल देता है।
मैं अगर अपना एग्जाम्पल दूं, जब मैं छोटी थी, जब होता है ना पेरेंट्स हॉरोस्कोप बनाते हैं, कुंडलियां बनवाते हैं, दिखवाते हैं ये बच्चा पढ़ेगा नहीं, पंडित जी कुछ बताते हैं, कोई कुछ बताता है, तो मुझे बहुत लोगों ने, मेरे पेरेंट्स को ये बात बोली कि अगर ये 10th कर लेगी तो भी चलेगा। मतलब 10th 12th तक का मेरे पेरेंट्स कॉम्प्रोमाइज कर चुके थे कि हो सकता है 10th 12th कर ली तो भी हमें चल जाएगा, कि भाई 12th कर ले, कम से कम हमारे पास ये होगा कि हमारी बेटी ने 12th करी हुई है। तो आज भी मेरे पेरेंट्स बहुत वो करते हैं इस चीज को कि मैं CS बन गई हूँ, बहुत मतलब डिफिकल्ट, ऑब्वियसली बहुत डिफिकल्ट कोर्स होता है बीइंग अ कंपनी सेक्रेटरी, तो मैं CS बन गई, मेरा CA इंटर हो रखा है, मैंने MBA MCOM किया हुआ है, तो ये सारी पढ़ाइयाँ कर ली इर्रिस्पेक्टिव ऑफ उस हॉरोस्कोप के। अब क्या होता है जब हमारे घर में अभी जैसे हम बात कर रहे थे सर कि घर में अगर पेरेंट्स कंटिन्यूस यही बात बोलते रहे, यार इसकी कुंडली में तो यही लिखा है, पता नहीं क्या करेगी, है ना, अगर कंटिन्यूस वो बात चलती रहेगी तो फिर आप कुछ भी नहीं करोगे। आप डेस्टिनी खुद बना सकते हो अगर आप कोशिश करोगे आज से। मेरे को नहीं बदल सकती थी मैं जो हो गया, पर आप बदल सकते हो जो होने वाला है, और वो आप आज से ही स्टार्ट करोगे तो आपका आने वाला कल तो डेफिनेटली बदलेगा। बिल्कुल, कहते हैं कि ख्यालात के साथ चलना ही जिंदगी है, लेकिन मंजिल तक पहुंचने के लिए हौसले भी जरूरी हैं। आपने अभी ग्रेटिट्यूड की बात की। ग्रेटिट्यूड है वो ग्रेविटी फोर्स को बॉर्न करता है, और साथ में आपने 3 कीवर्ड के विषय में भी बताया है। ये कीवर्ड जापानीज में भी चलते हैं जब वो काई एनर्जी के विषय में बताते हैं, सॉरी, प्लीज और थैंक यू। यदि हमसे कोई मिस्टेक हो जाता है तो हम सॉरी बोल करके अपने आप मिस्टेक को एक्सेप्ट करें। अगर हमारे लिए किसी ने अच्छा वर्क किया, कुछ ऐसा वर्क किया, तो प्लीज हम उसको थैंक यू बोले। किसी से भी हम कोई काम करवा रहे हैं, तो चाहे वो बोतल का पानी हो या लाइफ की कोई ऐसी सिचुएशन, कोई ऐसी कंडीशन जो हमारे आगे के रास्ते को प्रशस्त कर दे, इसके लिए हमें ये तीनों कीवर्ड अपने लाइफ में इस्तेमाल करने चाहिए, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो ग्रेटिट्यूड मैम ने जो बताया उसके ऊपर बहुत ही खास तरीके से कार्य करता है। और साथ में हम चलते हैं, मैम से जानना चाहते हैं, मैम आखिर ह्यूमन बिहेवियर में ग्रेटिट्यूड की आवश्यकता क्यों पड़ी? ह्यूमन बिहेवियर में ग्रैटिट्यूड की इसलिए आवश्यकता है क्योंकि हम, जैसे अगर हम बात करें ना कि आज से और 15-20 साल पहले भी क्या, अगर आप पेरेंट्स को या अपनी ग्रैंड पेरेंट्स को देखें तो वो लोग क्या करते थे, जैसे खाने की प्लेट सामने आती थी ना तो हाथ जोड़ते थे। हम भी सिखाते हैं ना अपने बच्चों को कि उसके आगे हाथ जोड़ो कि ये भोजन है ना, प्रसाद है, भगवान का दिया हुआ है। अब क्या है, वो चीज़ें फेड आउट हो रही है ऑब्वियसली, अब हम नहीं करते हैं ये सब चीज़ें। तो ग्रैटिट्यूड इतना ज़रूरी है कि जो भी चीज़ आपके पास है, जो भी चीज यहाँ पर जितनी भी चीजें आपको मिली है, आपको उनके लिए ग्रेटफुल होना चाहिए। आपके लिए सांस लेने के लिए ऑक्सीजन है, बट हम ग्रैटिट्यूड नहीं देते। हम ना उसको सोचते हैं ठीक है क्या चीज है, मतलब कुछ उस पर ध्यान थोड़ी ना जाता कि ये हवा भी इतनी जरूरी है। बट उस इंसान से पूछो जो वेंटिलेटर पे है ना, उसको पता है कि ऑक्सीजन की कीमत। हर चीज के लिए अपना आभार व्यक्त करना चाहिए, और इतना करो ना कि जितना ज्यादा ग्रैटिट्यूड दोगे ना, वो चीज उतनी ही ज्यादा आपकी तरफ चलती आएगी। साथ में मैम से एक संदेश जरूर लेना चाहेंगे हम अपने श्रोताओं के लिए कि मैम आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर कुछ मैसेज हमारे श्रोताओं को अवश्य दीजिए, जिससे कि हमारे श्रोता अपने लाइफ में उसको उतार सके। मैं यही कहना चाहूँगी कि जितना जल्दी हो सके ना, मतलब अपनी जीवन में कुछ चीज़ें बहुत, मतलब हम वक्त ले जाते हैं चीज़ों को समझने में, कोई सिखा दे, कोई गाइड कर दे, कोई बता दे, कहीं से हेल्प आ जाए, पर सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको अपनी मदद खुद से करनी होगी और आज से करनी होगी। वेट मत करो, टाइम को जाने मत दो कि अभी नहीं करेंगे। अभी कुछ चीज़ें हैं कि हम बोलते हैं यार कल से स्टार्ट करेंगे, 6 महीने बाद से स्टार्ट करेंगे, साल भर बाद स्टार्ट कर लेंगे, अभी कोई ज़रूरत नहीं है इन चीज़ों की। बट ये चीज़ें इतनी इम्पॉर्टेंट है कि आपको अपनी लाइफस्टाइल में कोई भी चीज को लाना है तो वो आज ही से लाना है, कल पे बिल्कुल नहीं टालना। और दूसरी चीज ये है कि खुश रहने में कुछ नहीं जाता। सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक पॉजिटिव थिंकिंग पे बेस्ड है, एक पॉजिटिव माइंड सेट पे बेस्ड है। तो हम अगर पूरा दिन रो सकते हैं तो हम पूरा दिन खुश भी तो हो सकते हैं। किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि हैप्पीनेस इज जस्ट अ स्टेट ऑफ माइंड। तो वो स्टेट ऑफ माइंड आप कैसे बिल्ड करेंगे अपना, वो आपको देखना है। और खुश रहने का एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन आपको खुद से लेना होगा कि आज से मैं खुश रहूंगी। घर में जाके ठीक है कोई बात हो गई, किसी से कहा सुनी हो गई, तो फिर उस बात को दिन के दिन जाने दीजिए, शाम से खुश हो जाइए। रात को कुछ हो गया तो अगले दिन सुबह से खुश हो जाइए। खुश रहने का डिसीजन तो आपको खुद लेना पड़ेगा। क्या सोचता है तुझे कुछ मिल जाएगा,
तू उस वक्त भी अपने मंजर की तलाश करता है, कभी उस समंदर से सीख जो टकराने के लिए भी पत्थर ढूंढता है। मैम के शब्द हमें बहुत अच्छे लगे। मैम ने हमारे श्रोताओं को बहुत कुछ संदेश के विषय से और अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम के विषय से बहुत कुछ ऐसी चीज़ें बताई जो हमारे श्रोताओं के जीवन में उनको बहुत हेल्प करेगी। इसी के साथ हम मैम और सर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने हमारा बहुत ही अच्छा प्रोग्राम आपकी सहायता से यहाँ हुआ और आपने हमारी हेल्प की। इसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू सो मच।